मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम होंगे कामयाब। आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें हम देखेंगे कि ये रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया था और कौन से नेता इसमें पार्टिसिपेट किए थे और कौन से नेता जो थे इसके अगेंस्ट हुए थे। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था और पूरे बिहार में हड़ताल कब किया गया था और कौन से ऐसे नेता को गिरफ्तार किया गया था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे संहार हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और कौन सा जर्नल था अंग्रेज़ों की तरफ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे हम आज प्रकाश डालते हैं और एक स्टोरी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जो भी आपको स्टोरी बताई जाएगी आप उसको इमेजिन कीजिए। ठीक है, आप इमेजिन करिए उस स्टोरी को, आपको चीज़ें ऑटोमेटिक वो याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को अनार्चिकल्स एक्ट क्राइम 1919 में लाया गया था। किसने लाया था? तो ये लाया था सर सिडनी रॉलेट लाए थे और ये जो लाया था इसीलिए इसके नाम पे ही रॉलेट एक्ट ला दिया गया था। ये क्यों लाया गया था पहले ये समझ लेते हैं। ये एक्चुअली में जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, हम सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक चल रहा था, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक चल रहा था। तो उस वक्त गांधी जी और भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, क्योंकि हम भारतीयों को ये लगा था कि अगर बाहरी से कोई अगर आपदा है तो पहले उससे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो हमारा इंटरनल मामला है अंग्रेज़ों से झगड़ा है वो हम उसे बाद में निपटेंगे। ऐसा होता है, अभी देखते हैं आसपास या पड़ोसी में जब भी फाइट होती है तो क्या होते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन अगर दूसरे विलेज का कोई आ जाता है, दूसरे स्टेट का आ जाता है तो सब पड़ोसी क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो समथिंग कुछ ऐसा ही देखने को मिला था पूरे भारत में। तो उस वक्त सब कोई साथ दे रहा था। तो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं ये भय था कि जब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भारतीय किसी दूसरे का साथ देंगे या फिर हमें यहाँ से बाहर कर देंगे। इसीलिए उन्होंने एक्ट लाया था और उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में होता क्या था, किसी भारतीयों के पे सिर्फ शक के बुनियाद पे, यानी कि सिर्फ एक डाउट होता था तो शक के बुनियाद पे किसी भी भारतीयों को सीधे उसको पकड़ा जाता, जेल में बंद कर दिया जाता था। उसे उसका पूछने का भी हक नहीं था मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और अगर ऐसा पूछा जाता तो उससे क्या किया जाता था, डंडे से मारा जाता और महज़ब ये 2 वर्ष तक उसे जेल में रखा जाता था। ऐसा होता है ना कि जब अगर कोई क्राइम करता है तो अगर कोई क्राइम भी करता है तो उसको ये आज़ादी दी जाती है ना। आज़ादी कौन से एक्ट के तहत दी जाती है? तो जब हम पढ़ेंगे पॉलिटी तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आज़ादी दी जाती है ना। क्रिमिनल्स हो गया, कोई ऐसे भी हो गया जो नॉर्मल पर्सन है कि हाँ आप वकील कर सकते हो, दलील कर सकते हो, अपील कर सकते हो। लेकिन इस एक्ट में देखने को मिला ना तो दलील कर सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं और ना ही अपील कर सकते हैं। यानी कि हमें बंद कर दिया गया है किसी कारावास में, मतलब 2 सालों के लिए हम वकील नहीं कर सकते हैं और ना ही अपील कर सकते हैं और वकील भी नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी को ये थोड़ा बुरा लगा। बुरा क्या लगा, उनको ये चीज़ें पता थी क्योंकि वो तो खुद बैरिस्ट्री का पढ़ाई पढ़ के आए थे, वो खुद वकालत किए हुए थे, वो खुद एक वकील थे। तो उन्हें ये चीज़ पता थी कि ये कहीं ना कहीं भारतीयों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसे कैसे किसी को आप बंद कर दोगे, यानी कि सिर्फ एक शक के बुनियाद पे किसी को बंद कर दो। तो गांधी जी को ये गलत लगा और पूरे सबको ये चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें गलत हैं। तो सब ने गांधी जी का साथ दिया और गांधी जी का तो इससे पहले हम देखेंगे बहुत सारा ऐसे सत्याग्रह कर चुके थे गांधी जी, और तो उनका काफ़ी अच्छा बोलबाला, बहुत सारा पीछे से सपोर्टिंग मिल रहा था उनको। तो इसके पीछे उन्होंने आवाज़ उठाई। तो गांधी जी बोलते थे ये जो रॉलेट एक्ट लाया था ये काला कानून है, काला कानून। तो आपसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि काला कानून कौन से एक्ट को कहा जाता है या कौन से ऐसे रूल को कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। अगर गांधी जी नहीं रहेगा तो आप भारतीय भी डाल सकते हैं, भारतीय और प्लस में गांधी जी। इनको ये लगता था कि ये काला कानून, और सही भी लगता था, ये रूल सिर्फ भारतीयों के लिए ही लगा था, ये रूल सिर्फ हम भारतीयों के लिए लगा था, अंग्रेज़ों के लिए कोई रूल्स नहीं लगा था। और उन रूल्स में देख रहे हैं कि ना तो अपील करो, ना दलील और ना ही वकील कर सकते हो। तो
तो ये गांधी जी ने इसका क्या किया कि चलो सबको पहले बुलाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ गलत है। तो सत्याग्रह का विरोध गांधी जी कहाँ से खड़े हुए थे? केंद्र बनाया जाएगा ना, मतलब ऐसे लोगों से अगर एकजुट होना है तो कोई एक जगह, व्यवस्थित जगह बैठने का होना चाहिए ना, ताकि सब लोगों से वहाँ से क्या हो सके, बातचीत कर सके। ठीक है, तो वहाँ पे पंजाब में बनाया था इन्होंने, यानी कि ये लोग मार्च में लाया था। कब लाया था? मार्च में लाया था लोग, ये लोग मार्च 1919 में ये एक्ट पारित हुआ था। और गांधी जी ने इसका क्या किया, तो लास्ट ऑफ फरवरी में, यानी कि फरवरी के लास्ट मंथ में इन्होंने ये इसका विरोध किए। कहाँ पे केंद्र बनाया था? तो पंजाब में। सत्याग्रह का केंद्र कहाँ पे बनाया गया था? तो गांधी जी ने पंजाब बनाए थे। ठीक है, तो ये बनाए थे। अब इसमें बहुत सारे नेता जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी कि सिर्फ अकेले गांधी जी से इतना बड़ा काम तो हो नहीं सकता था। तो उनके पीछे, यानी कि सपोर्टिंग के रूप में हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता थे। तो कौन कौन से नेता थे? तो राजेंद्र प्रताप, महजब रूल और सैयद हसन इमाम, और भी बहुत सारे नेता थे। ठीक है, इत्यादि यहाँ पे एक्सेट्रा कर लेंगे। बहुत सारे नेता थे इनके साथ सपोर्टिंग में। तो जो मेन है हमने वहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, अब ये क्या किया गया, सबको एकजुट बुलाया गया। केंद्र मैंने बता दिए हैं पहले, ये कहाँ पे बनाया गया था? पंजाब में। वेरी गुड, पंजाब में इसका केंद्र बनाया गया था। तो अब इमेजिन करिए, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं और गांधी जी ने बताया ये चीज़ें गलत हो रही है। सबको लगा हाँ भाई ये गलत हो रही है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि हमारे बोलने की आज़ादी भी नहीं है, घूमने की भी आज़ादी नहीं है। ऐसे नहीं घूम सकते हो, सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को जेल में डाल दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया और पूरे बिहार में, भारत में एकदम हड़ताल करके बैठ गए हैं लोग। जो करना है करो, हड़ताल करके। अब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली, अंग्रेज़ों ने क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर से गांधी जी गिरफ्तार हो गए। हाँ, एक बार फिर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जब भी अंग्रेज़ कोई ऐसे उटपटांग चीज़ें कर रहे हैं तो गांधी जी उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, उसके विरोध कर रहे हैं। अंग्रेज़ क्या करें, हर बार गांधी जी को जेल में डाल दे रहे हैं। अब जेल में गांधी जी जाएंगे तो उनके पीछे तो बहुत सारा फैन फॉलोइंग हो गया है ना, बहुत सारे लोग सपोर्टिंग में। तो उनके साथ साथ और भी 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हड़ताल कब हुआ था। तो ये 6 अप्रैल को हुआ था। गांधी जी को गिरफ्तार कब कर लिया गया था? तो 8 अप्रैल को कर लिया गया था। और ईयर्स में यही चलेगा, यानी 1919 का ही दौर चल रहा था। और भी 2 नेताओं को ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिजली। यस, डॉक्टर सत्यपाल, यही मेन रीज़न है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिजली, यही जो 2 नेता थे, इन्हीं को लेकर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो आगे में हम देखते हैं कि क्यों हुआ था। तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बड़े बड़े महान नेता को यहाँ पे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या करेंगे भारतीय, क्या करेंगे, अब उसका विरोध करेंगे ना। लेकिन गांधी जी ने तो उन्हें ये चीज़ समझाया कि आपको क्या करना है, एकदम शांतिपूर्वक विरोध करना है, कोई हिंसात्मक काम नहीं करना है, ना ही गोली बारूद उठानी है, बिल्कुल शांतिमय तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने सोचा कि चलो, पंजाब में तो केंद्र गांधी जी बनाए थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए, लोगों को बुलाया गया। तो कब बुलाया गया? तो इन लोगों का अच्छा दिन था, यानी कि कौन सा दिन देख लेते हैं, 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि वैशाख का दिन चल रहा था पंजाब में। पता है कि वैशाख ये अप्रैल में जब भी आता है, वैशाख का त्यौहार होता है, तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो लोगों ने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा है, चलो इसी दिन लोगों को बुलाया जाए। तो बहुत भारी संख्या में, मतलब 1 लाख के आसपास ऐसे लोग थे। इसमें तो पार्टिसिपेट देख लेंगे कि कितने सारे लोग हुए हैं। तो 1 लाख के समथिंग में लोग गांधी जी के सपोर्टिंग में थे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे और शांतिमय तरीके से विरोध किया जा रहा था कि आखिर इन नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन खिजली, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, उनको छुड़ाने के लेकर या अंग्रेज़ के विरोध करने के ऊपर यही चर्चा हो रहा था। तो हर चीज़ का एक शकुनी होता है, जैसे एक से दूसरे जगह को क्या कर देता है, बातों को फैला देता है। और हमारे भारतीय के तरफ से एक गद्दार था जिसका नाम था हंसराज। ये बात अंग्रेजों के जाके चुपके से बोल दिया कि
भारतीय एकजुट होकर पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि वहाँ पे बैठ के सब एकत्रित होकर शांतिमय तरीके से क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब ये बात जनरल डायर को पता चली। उस वक्त में आपसे पूछेगा एक चीज़ कि भारत का उस वक्त का वायसराय कौन था, तो जेम्स फ्रॉड थे। कौन थे? जेम्स फ्रॉड थे। और पंजाब का गवर्नर कौन था, तो पंजाब का गवर्नर था जनरल डायर। नाम तो सुने ही होंगे, जनरल डायर, बहुत ही खतरनाक था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर की ये बात पता चली तो इसने आदेश दिया किसको, तो अमृतसर का जो सेनापति था, यानी कि पहले हम देख लेते हैं कि बड़े से में पूरे भारत में वायसराय अगर पूछेगा तो जेम्स लिख लेंगे जेम्स फ्रॉड। ठीक है, पूरे भारत में पूछेगा। फिर पंजाब में पूछेगा तो जनरल डायर, और फिर पंजाब के नीचे में अमृतसर में अगर पूछेगा कि वहाँ का कौन सा हो गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर डायर, डामर। ठीक है, आर डामर लिखेंगे। तो इसको ये क्या किया, आदेश दिया कि जाओ वहाँ पे पूरे सबको दानादून गोलियों से सबको भून दो। अब ये क्या किया, आया और देखा कि कहीं से जाने का रास्ता नहीं है, यानी कि जलियांवाला बाग में जाइएगा अगर, तो इमेजिन करिए कि एक बंद कमरा है और बंद कमरे में एक ही जाने का सिर्फ रास्ता है आने जाने का, और बीच में कुइया है और चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, 5 से 6 फीट की ऊंची दीवारें हैं। आप उसे ईजिली जंप नहीं कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए, और आपके सामने के दरवाजे से कोई आता है बहुत सारे फौज लेकर और धनाधन बिना बोले आपका रीज़न क्या है, कारण क्या है, गलती क्या किए हैं, कोई बातचीत नहीं, धनाधन गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग दीवारों के ऊपर चढ़ना चाह रहे थे अंग्रेज, उन्हें भी मार दिए। बहुत सारे डर की वजह से कुएं में कूद गए कि चलो हम कुएं में कूद जाएंगे तो वहाँ पे बच तो जाएंगे, लेकिन कुएं में लाशों की बौछार हो गई। और जो दीवार को जंप कर रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो उनका क्या वजह था, वो तो किसी भी तरीके का हल्ला भी नहीं कर रहे थे, हिंसात्मक भी नहीं कर रहे थे, वो तो शांति में एक प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का कि इन नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया गया था। अगर आप देखेंगे तो क्यों किया गया था, लेकिन ये जो हंस राज था ये काफ़ी दुष्ट था। होता है ना, सबके एक बीच में एक शकुनी होता है, इधर से उधर बातें को करता। तो इसने जाके बताया और इतने सारे लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ा बताता है कि लोग मरे थे सिर्फ 379 ही लोग मरे थे, लेकिन जो हमारे कांग्रेस समिति उस समय चल रहा था तो उसमें 1000+ में लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिए इतने सारे चीज़। अब ये इतना क्या हुआ, सारे लोग, बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब ये इस पे देखते हैं, रिकॉल कर लेते हैं इसे। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब लाया गया था या पारित किया गया था, तो मार्च 1919 में। और इसे को किसने किया था, तो सर सिडनी रॉलेट ने किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट में देख लेते हैं, गांधी जी या फिर भारतीय इस कानून को क्या कहते हैं, तो इस कानून को काला कानून कहा जाता है। काला कानून क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें ना तो वकील कर सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं, और ना ही अपील कर सकते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और कहाँ पे लाया गया था, तो गांधी जी ने इसका मुख्य केंद्र बनाया था पंजाब में, और लाया कब गया था, तो ये फरवरी के लास्ट मंथ में लाया गया था। ठीक है, और इसे किसने लाया था, तो यहाँ पे लिख लेंगे गांधी जी, और यहाँ पे मैं आई थिंक भूल गई थी, गांधी जी लिख लेंगे। किसने लाया, गांधी जी। कौन कौन से नेता इसमें जुड़े हुए थे, तो राजेंद्र प्रताप, मजहर सैयद हसन इमाम और भी एक्सेट्रा यहाँ पे नेता इसमें पार्टिसिपेट किए थे। बिहार पूरा हड़ताल पे उस दिन रहा था, तो 6 अप्रैल को। गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो 8 अप्रैल को। और कौन कौन से 2 नेताओं को किया गया था, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिजरी को गिरफ्तार किया रहा था। तो उन्हीं के गिरफ्तारी पे एक शांतिमय तरीके से आयोजन किया जा रहा था पंजाब के अमृतसर में। यहाँ पे लिखे हैं, नहीं लिखे, चलिए लिख लेते हैं, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर पे शांतिमय तरीके से वहाँ पे आयोजन किया गया था। जनरल डायर आया। आप बोलेंगे कि किसने मारा, तो जनरल डायर हम क्यों बताइए, इसने तो आदेश दिया। आपसे अगर पूछा जाए जेन्युइन कि ताजमहल को किसने बनाया है, तो आपका आंसर यही ना आएगा, शाहजहाँ। तो क्या शाहजहाँ ने खुद ने बनाया है, उसने खुद बनाया था, नहीं, वर्कर रखे थे।
तो वैसे ही जनरल डायर ने आदेश दिया, तो इसका क्या काम है? ये तो जो आदेश का पालन ना करेगा, मेन तो यही है। तो इसीलिए इसी को बोला जाता है कि ये इसी ने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का इसी ने किया, लोगों को यही मारा। ठीक है, भारतीय गद्दार को ज़रूर याद रखिएगा, हंसराज। ओके, सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतने सारे लोग मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस समिति के लोग। अब इसमें देख लेते हैं एक लिस्ट की तरफ। ये जब हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी को उपाधि मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर की, और भी अलग अलग नेताओं को मिली थी। वो हम एक लिस्ट के माध्यम से देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि जब अब ये इतने सारे चीज़ें हुए तो जनरल डायर को अवार्ड किया जाएगा, सम्मानित दिया जाएगा। यानी कि अंग्रेज़ की तरफ से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा काम किया, तो इसको क्या किया जाए, चलो अवार्डेड दिया जाए। लेकिन अगर हम भारतीयों की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही नीच काम किया है दोस्त। तो ये हम एक लिस्ट के माध्यम से देख लेते हैं। मैंने दोस्त का यूज़ किया, एक्चुअली इसने काम ही ऐसा किया हुआ था, डोंट माइंड इट। चलिए इसको आप एक बार ले लीजिए, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो हमने देख लिया। चलिए लिस्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि हत्याकांड के बाद क्या हुआ था। तो जब ये नरसंहार हुआ तो पूरे भारतवर्ष में एक लहर मच गया, हाहाकार, क्योंकि उस हत्याकांड में छोटे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति, हर कोई शामिल हुआ था, और सबको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, भून दिया, सबको मौत के घाट उतार दिया। तो उस हत्याकांड के बाद जो भी भारत के जो नेता थे उन्होंने बहुत सारा त्याग कर दिए। जैसे में पूछा जाता है कि शंकरन नायर जो था उन्होंने क्या किया, तो वायसराय परिषद के पद से क्या करते, इस्तीफा दे दिया वहाँ से। उस वक्त में वायसराय का जो पोस्ट होता था, पद होता, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, जैसे आज का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद होता है। तो इन्होंने, शंकर नायर ने वायसराय के पद से इस्तीफा दे दिया, और गांधी जी ने कैसे रहे हिंद की उपाधि त्याग दी, कैसे रहे हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, और फिर पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइट्सहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो बहुत सारे लोग ने त्याग कर दिया कि इतने सारे लोग उसमें मारे गए थे, यानी कि वहाँ पे क्या शांतिमय तरीके से वहाँ से विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे, ना गोली लिए थे, ना बारूद लिए थे, वो शांतिमय तरीके से आपस में बातें कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने आकर उन पे क्या किया था, हमला कर दिया था। तो इन लोगों ने अपने जिस पोस्ट पे थे या उपाधि थी त्याग कर दी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी, गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी, और फिर से शंकर नायर ने कौन से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पे जमाना लाल जो था वो राम बहादुर के पद से यहाँ से उसने ये उपाधि त्याग दी या पोस्ट से हटा दिया। तो ये चार यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। तो ये जब हत्याकांड हुआ था तो जब ये बहुत सारे लोगों को विरोध अब हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, तो वहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। पूरे भारतवर्ष में एक तहलका सा मच गया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि चलो इसको कंट्रोल करने के लिए एक जांच कमेटी बैठाया जाए। जांच कमेटी क्या होता है कि कोई भी चीज़ बड़े तौर पे होने लगता है और बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट करते हैं, तो एक जांच कमेटी के नाम पे बैठा दिया जाता है, क्योंकि वो जांच कमेटी जल्दी से रिजल्ट नहीं देता है, पता है उनको, वो काफ़ी टाइम लगाता है, 5 से 10 साल 15 साल काफ़ी लॉन्ग लेके चला जाता है। तो इस जांच आयोग में अंग्रेज़ों ने रखा था हंटर आयोग। ये कब पारित किया गया था, यानी कि जांच आयोग रखा गया था तो 1900 ईस्वी में रखा गया था, 1999 में। और इसमें टोटल सदस्य कितने थे, तो 8 थे सदस्य, जिसमें 3 भारतीयों को रखा गया था और 5 अंग्रेज की तरफ से बैठ के आपस में बातचीत ये चीज़ें कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, डायर को इन्होंने निर्दोष साबित कर दिया, क्योंकि हमने पीछे में देखे थे कि एक जनरल डायर था, ठीक है, और एक था आर डायर। तो आर डायर को उसको निर्दोष साबित कर दिया गया, क्योंकि उसको आदेश दिया गया था ना, आदेश दिया गया था, जनरल डायर ने आदेश दिया था डामर से कि जाओ वहाँ पे लोगों को मार दो। तो इसलिए इसको निर्दोष साबित कर दिया जाए। और इसी
आयोग कमेटी ने ये बताया कि वहाँ पे सिर्फ 379 लोग ही मारे गए थे, जबकि ये सरकारी आंकड़ा है। और ऐसे में देखेंगे तो यानी कि हम लोगों के अकॉर्डिंग कांग्रेस आयोग ने जो जांच कमेटी आयोग बैठाया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कहीं पे आपको 1000 मिलेगा, कहीं पे आपको दिखने के 1200 मिलेगा, कहीं पे 1600 मिलेगा। मतलब वो एग्जैक्ट नहीं रहता है, तो कभी चेंज होता है, तो उस पर वो बहुत कम पूछता है, लेकिन सरकारी आंकड़ा है वो ज़्यादा पूछता है। तो हम लोग की तरफ से एक आयोग गठन किया गया था जिन्होंने मदन मोहन मानवीय डायर ने इन्होंने रखा जांच कमेटी आयोग, और इन्होंने इस डायर को क्या किया, दोषी करार दिया। यानी कि हम ये चीज़ें को देख सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अंग्रेज़ों की तरफ से डायर को सम्मानित किया गया, उसको पुरस्कार दिया गया कि तुम बहुत अच्छे काम किए हो, और एक तरफ से हम देखते हैं हम भारतीयों ने उसको दोषी करार दिए। हमने दोषी क्यों करार दिए, क्योंकि हमें ये चीज़ें लगता है और सही भी है कि बिना निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना, बरसाना कहाँ का अच्छा काम है, तो हम उसे दोषी करार दिए और अंग्रेज़ ने डायर को सम्मानित किया और फिर उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। यानी कि तुम यहाँ पे बहुत सारा मामला गर्म है, इसीलिए वहाँ अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको इंग्लैंड में शिफ्ट करा दिया। तो ये सारे मामले को उधम सिंह देख रहा था। उधम सिंह उस वक्त काफ़ी छोटे थे, उधम सिंह काफ़ी छोटे थे। अब इन्होंने मन बना लिया कि अब हम इस डायर को छोड़ेंगे नहीं, और फिर इन्होंने जैसे ही क्या हुआ, पैसे इकट्ठे करने की, कि इंग्लैंड जाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, तो मेहनत मजदूरी किए, होटल में काम किए, चाय बेचे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पैसे कलेक्ट किए और गए कहाँ पे, इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड के जाएंगे हम, इंग्लैंड के किंगस्टन में जाते हैं और वहाँ पे यानी कि पैसा जुटाते कलेक्ट करते दौर आ गया कितना, 1940, यानी कि 1919 में ये सारी चीज़ें घटनाएं देख रहे थे और उनको पैसे, इस बीच में पैसे कलेक्ट कर रहे थे, तब तक काफ़ी बड़े भी हो गए थे। 1940 में जाकर इंग्लैंड के किंगस्टन में जाके इस डायर को यहाँ पे मार दिया। इन्होंने 3 गोलियां चलाई इस डायर को, 3 गोलियां चलाई, और तीनों गोलियां, पहले तो पूछे कि तुम डायर हो, सबने बताया कि डायर से मिलना है, तो गए, तुम डायर हो, तो हाँ, तो उन्होंने बताया मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, इतने दिनों से एक एक पैसे जुटा रहा था, फिर जाके इंग्लैंड आया, और ये बोलते हुए मैं एक क्रांतिकारी हूँ और इतने दिन से इसीलिए जीवित था। उधम सिंह के ना तो माता थे, ना पिता थे, ना भाई बहन, क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ पे उनके परिवार सदस्य बैठे हुए थे, वो सारे लोग उसमें मारे गए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इनके अंदर बहुत सारा गुस्सा पहले से ही भरा हुआ था और ये सारे गुस्से लेके जाते और उधम सिंह इंग्लैंड की किंगडम में, अब देखिए कि इनका जो संकल्प था कितना ज़्यादा मतलब था प्रेरणादायक था कि वो इतने वर्षों तक, मतलब 21 साल लग गया था, फिर भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं भूले कि मुझे डायर को मारना है तो डायर को मारना ही है, और उसको मारने के लिए मुझे पैसे कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ें, तो ये इनका संकल्प रहा। तो 21 वर्ष इस चीज़ में लग गया था और डायर को मार दिया। अब वहाँ के जितने सारे अंग्रेज़ के अधिकारी थे, क्या किया, उधम सिंह को पकड़ लिया। अब उधम सिंह ने क्या किया कि मेरा, अब मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, मेरा तो एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि इस डायर को मारना, मैंने ये काम कर दिया, अब चाहे तुम मुझे गिरफ्तार कर लो, मार लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखे जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जांच आयोग भी हमने देख लिए कि कितने सारे लोग मारे गए थे, कितने सारे लोग बैठे हुए थे। भारतीय कितने बैठे थे, तो 3 बैठे थे। अंग्रेज़ की तरफ से कितने बैठे थे, तो 5 बैठे थे। टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई। तो शंकर नायर ने कौन से पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको याद है तो अभी वीडियो को पॉज कर दिया और बिना देखे हुए जितने सारे उपाधि से किसी ने पद से, यानी कि 4 इंपॉर्टेंट से मैंने राइट करवाए हैं ना, तो इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए कि आपको अभी याद हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद रहा या फिर यूज़फुल आपके लिए रहा तो अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।